बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 5 अक्टूबर है, दिन है पीर का और साल 2020। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नंदीपुर पावर प्लांट करप्शन केस की समाअत हुई। आज की अदालती कार्रवाई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान के खिलाफ नंदीपुर पावर प्लांट करप्शन रेफरेंस को तहस नहस करके रख दिया है। अदालत की जानिब से तलक सवालात भी किए गए और सख्त रिमार्क्स भी दिए गए। आज की अदालती कार्रवाई नाज़रीन 85 मिनट पर मुश्तमिल थी और जो आखिरी 10 मिनट थे आज की अदालती कार्रवाई के, वो इंतहाई डिसाइसिव थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था कि जिस किस्म के रेफरेंस नैब की जानिब से बनाए जा रहे हैं, इससे हुकूमत की जो गवर्नेंस है वो तबाह हो रही है, और अगर इस किस्म के रेफरेंस बनाए जाएंगे तो इसके संगीन नताइज रियासत पाकिस्तान की मईशत को भुगतना पड़ेंगे। आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले जो नंदीपुर पावर प्लांट का थोड़ा सा जो पस मंज़र है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, 2009 में वजारत पानी, बिजली और वजारत ख़जाना की जानिब से एक फ़ाइल वजारत कानून को भिजवाई गई थी, और ये नाज़रीन वो वक्त था जब बाबर अवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे और वो वज़ीर कानून थे। तो ओपिनियन के लिए जब ये फ़ाइल वजारत ख़जाना और वजारत पानी बिजली की जानिब से भिजवाई गई, तो डॉक्टर बाबर अवान की वजारत की जानिब से ये ओपिनियन दी गई कि नंदीपुर पावर प्लांट के एग्जीक्यूशन के हवाले से, मुआहदे के हवाले से जो ओपिनियन वजारत कानून से मांगी जा रही है, ये ओपिनियन नहीं दी जा सकती, क्योंकि मुआहदे पर पहले ही अमल दरामद शुरू हो चुका है, और जब मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो चुका है तो इस मरहले पर वजारत कानून की किसी किस्म की राय की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, इस ओपिनियन के बाद वजारत पानी, बिजली और वजारत ख़जाना की जानिब से बार बार वजारत कानून पर यह ज़ोर डाला गया, दबाव डाला गया कि ये मुआहदा तो एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन आप अपनी राय इस पर ज़रूर दें। लेकिन बाबर अवान अपनी राय पर कायम रहे, उनकी जानिब से किसी किस्म की ओपिनियन नहीं दी गई। इसके बाद 2011-12 में मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सीनियर रहनुमा हैं ख्वाजा आसिफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये एलिगेशन बाबर अवान पर वजारत कानून पर लगाए गए कि वजारत पानी, बिजली और वजारत ख़जाना की जानिब से नंदीपुर पावर प्लांट्स के हवाले से एक लीगल ओपिनियन वजारत कानून से मांगी गई, लेकिन बाबर अवान ने उस फाइल को अपने पास रख लिया, अपने पास रोक के रखा, और इस मनसूबे के हवाले से किसी किस्म की राय बाबर अवान और उनकी वजारत की जानिब से नहीं दी गई। जब ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आई तो उस वक्त के चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जानिब से एक वन मैन इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, जिसकी सरबराही जस्टिस रिटायर्ड रहमत हुसैन जाफरी को दी गई। और रहमत हुसैन जाफरी साहब ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उसमें यह बताया गया कि इस लीगल ओपिनियन देने में जो ताख़ीर हुई है, इससे नंदीपुर पावर प्लांट्स को और हुकूमत के ख़जाने को तकरीबन 113 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। और इसमें मुल्ज़मान की निशानदेही की गई थी कि बाबर अवान इसमें एक्यूज़ हैं, सेक्रेटरी कानून इसमें एक्यूज़ हैं, और वजारत कानून के कुछ और ऑफिशल्स का नाम भी एक्यूज़ में शामिल किया गया। इसके बाद ये मामला इसी तरह से चलता रहा, और जब ये मामला 2018 में साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के सामने आया, तो साकिब निसार साहब की जानिब से नैब को ये कहा गया कि अगर इस मामले पर रेफरेंस बनता है नंदीपुर पावर प्लांट्स के हवाले से, तो नैब को ये रेफरेंस दायर करना चाहिए, और रहमत हुसैन जाफरी की जो रिपोर्ट है इसका ज़रूर जायज़ा लेकर अगर रेफरेंस का जवाज़ है तो एहतसाब अदालत से रुजू किया जाए। बाबर अवान या जो भी ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व हैं लीगल ओपिनियन में ताख़ीर के हवाले से, तो उन्हें एक्यूज़ भी बनाया जाए और ये रेफरेंस भी दायर किया जाए। लेकिन मशरूत कर दिया गया था इस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि अगर रेफरेंस बनता है तो तब दायर किया जाए। लेकिन 2019 में नैब की जानिब से रहमत हुसैन जाफरी की रिपोर्ट को जवाज़ बनाकर एहतसाब अदालत में डॉक्टर बाबर अवान और 3 सेक्रेटरी जो वजारत कानून से ताल्लुक़ रखते थे और कुछ ऑफिशियल थे, उनके खिलाफ एहतसाब अदालत में यह रेफरेंस दायर कर दिया गया। लेकिन जब यह रेफरेंस की समाअत शुरू हुई तो डॉक्टर बाबर अवान जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके थे, उनकी जानिब से एहतसाब अदालत में बरियत की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि मेरी वजारत की जानिब से या मेरी तरफ से जो भी ओपिनियन दी गई थी वो लीगल ओपिनियन थी, और हमने जब ये समरी भिजवाई गई थी वजारत ख़जाना की जानिब से 31 मार्च 2009 को, तो 17 अप्रैल 2009 को हमारी वजारत की जानिब से ये ओपिनियन दे दी गई थी कि चूँकि मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, अगर ये ओपिनियन हमसे मुआहदे पर एग्जीक्यूशन से पहले तलब की जाती तो दुरुस्त था, लेकिन अब पोस्ट एक्स इफेक्टो या जो भी एक लफ्ज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ जो आज अदालत में लिया भी गया है। तो बाबर अवान साहब ने यह कहा कि मैं इस पर ओपिनियन नहीं दूंगा क्योंकि मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। तो ये नाज़रीन सूरत हाल थी, लेकिन एहतसाब अदालत की जानिब से डॉक्टर बाबर अवान की इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया और बाबर अवान साहब को इस रेफरेंस से बरी कर दिया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर अवान की बरियत के खिलाफ और जो बाकी मुल्ज़मान हैं जिसमें मसूद चिश्ती हैं जो कि बाबर अवान के बड़े करीबी समझे जाते थे, उनके दौर में इन्हें सेक्रेटरी वजारत कानून लगाया गया था,
ان کا بھی تعلق جو ہے وہ وکالت کے شعبے سے ہے، تو ان کی آج جو بریت کی درخواست احتساب عدالت کی جانب سے ریجیکٹ کی گئی تھی اس پر سماعت ہوئی۔ آج جو وکیل تھے مسعود چشتی کے، امجد پرویز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مریم نواز کے وکیل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیپٹن صفدر کے وکیل ہیں احتساب عدالت میں بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمارے اوپر ایلیگیشن یہ لگایا گیا کہ اوپینین تاخیر سے دینے سے جو نندی پور پاور پلانٹ تھا اس کی لاگت بڑھ گئی، اور جو اوپینین تاخیر سے دی گئی ہے اس میں مسعود چشتی کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور نندی پور پاور پلانٹ کرپشن ریفرنس میں انہیں جو ہے وہ ایکیوز بنایا گیا، جس پر عدالت نے سوال یہ پوچھا کہ پہلے تو نیب یہ بتائے کہ اس ریفرنس میں، اس سارے معاملے میں لیگل اوپینین دینے میں کرپشن کیا ہوئی ہے، کیونکہ نیب کا اصل کام تو کرپشن پکڑنا ہے۔ کیا لیگل اوپینین تاخیر سے دینے سے کسی کو مالی فائدہ حاصل ہوا؟ کیا بابر اعوان کو، کیا مسعود چشتی کو، جسٹس ریٹائرڈ ریاض کیانی کو کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچا، ان کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے؟ جس پر جو نیب کے وکلا تھے وہ مکمل طور پر کوئی جواب ان عدالتی سوالات پر نہیں دے سکے۔ آگے چل کے امجد پرویز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم سے یہ کہا گیا تھا ایکس پوسٹ فیکٹو، جو میں پہلے بھی لفظ لے رہا تھا کیونکہ میری انگلش ماشاءاللہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ مجھے الفاظ بھول جاتے ہیں، تو یہ کہا گیا کہ وزارت پانی اور وزارت خزانہ کی جانب سے وزارت قانون سے ایکس پوسٹ فیکٹو چونکہ اوپینین مانگی جا رہی تھی، تو اس لیے وزارت قانون نے اپنی اوپینین ایک پروفیشنل انداز سے دے دی تھی کہ چونکہ معاہدے پر عمل شروع ہو چکا ہے تو لہٰذا ہم اس معاہدے پر اپنی ایکس پوسٹ فیکٹو اوپینین نہیں دیں گے، جس پر جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق کا یہ کہنا تھا کہ وزارت قانون سے ایکس پوسٹ فیکٹو مطلب ایک ایسا معاہدہ جس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، ایگزیکیوشن شروع ہو چکے ہے، کس طرح سے وزارت قانون اس معاہدے پر اپنی اوپینین دے سکتے تھے۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ ریاست پاکستان کو نیب جو ہے وہ شرمندہ کرانا نیب کا مقصد ہے، غیر ملکی سرمایہ کار اگر اس طرح سے ریفرنس بنائے جائیں گے تو کس طرح سے پاکستان میں آئیں گے؟ اس قسم کے ریفرنس بنانے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ آگے چل کے جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا، جسٹس عامر فاروق نہیں بلکہ جسٹس عامر فاروق کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر وزارت قانون نے اس معاہدے پر اپنی کوئی اوپینین نہیں دی تھی تو کیا متعلقہ وزارتوں کی جانب سے، وزارت پانی بجلی، وزارت خزانہ کی جانب سے اٹارنی جنرل کو یہ معاملہ ریفر کیا گیا تھا؟ لیکن جو نیب کے وکلا تھے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ چونکہ اس میں تاخیر ہوئی ہے 2 سال کی، تو لہٰذا اس میں خزانے کو اربوں روپے کا لاس پہنچا ہے، تو یہ ریفرنس بنتا تھا، اسی لیے ہم نے ملزمان کو اس میں شامل کیا ہے اور یہ ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہا کہ آج آپ نے یہ ریفرنس بنا دیا اور اس میں یہ آپ نے الزام لگایا ہے کہ وزارت قانون کی جانب سے، بابر اعوان کی جانب سے، وزارت قانون کے آفیشل کی جانب سے چونکہ ایکس پوسٹ فیکٹو لیگل اوپینین نہیں دی گئی تو آپ نے ریفرنس بنا دیا۔ انہوں نے دوسری بات یہ کی کہ اگر بابر اعوان کی جانب سے اور وزارت قانون کی جانب سے ایکس پوسٹ فیکٹو اگر لیگل اوپینین دے دی جاتی تو تب بھی نیب نے اس پر ریفرنس بنا دینا تھا، مطلب کسی طریقے سے نیب نے اس معاملے میں بابر اعوان اور جو وزارت قانون کے آفیشل ہیں ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں دینی تھی، ادھر ون سائڈ ادھر ادر سائڈ، تو یہ معاملہ اسی طرح سے چلنا تھا، تو اس طرح سے جو ملک کی جو گورننس کے معاملات ہیں وہ نہیں چل سکتے۔ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس قسم کے کتنے ریفرنس نیب کی جانب سے جو گورنمنٹ آفیشل ہیں ان کے خلاف بنائے گئے ہیں؟ بیوروکریٹس کو تو عزت ملنی چاہیے، اگر اس قسم کے ریفرنس نیب کی جانب سے بیوروکریٹس پر بنائے جائیں گے تو حکومت جو بھی فیصلہ سازی کرنا چاہتے ہیں جس میں بیوروکریٹ جو سیکٹری ہوتے ہیں بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو وہ اپنی فیصلہ سازی کس طرح سے کر سکیں گے؟ وہ تو اپنے ہاتھ، اگر حکومت کوئی منصوبہ چلانا چاہتی ہے، کوئی منصوبہ بنانا چاہتی ہے، اس منصوبے سے اپنے ہاتھ روک لیں گے۔ اعظم نذیر تارڑ، جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ شریف خاندان کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ کسی قسم کا کوئی حکومت کے جو بیوروکریٹس ہیں، جو سرکاری آفیشل ہیں، کسی منصوبے پر وہ دستخط نہیں کر رہے، کہیں نیب کی جانب سے ان کے خلاف کوئی کرپشن کا ریفرنس نہ بنا دیا جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہا کہ یہ تو کرپشن کا ریفرنس نندی پور پاور پلانٹ میں کسی بھی آفیشل کے خلاف یا سابق وزیر بابر اعوان کے خلاف نہیں بنتا تھا۔ نیب ہمیں بتا دیں کہ اس سارے معاملے میں اگر لیگل اوپینین نہیں دی گئی تو کرپشن کہاں پر ہوئی ہے۔ آگے چل کے جو عمران الحق ہیں نیب کے وکیل، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کرپشن کا جو معاملہ ہے یہ مکمل طور پر ارریلیونٹ ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہا کہ ارریلیونٹ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کیا اس طرح کے کیسز بنائے جا سکتے ہیں؟ نیب نے ایک فوجداری مقدمہ سابق وزیر اور وزارت قانون کے آفیشل کے خلاف بنا دیا، اس طرح سے تو جو گورننس ہے وہ تباہ ہوگی۔ انہوں نے جو انگلش میں لفظ استعمال کیا کہ نیب از پلینگ ہیوک ود دا گورنمنٹ گورننس، تو یہ ان کی جانب سے لفظ استعمال کیا گیا۔ آگے جو بھی کہا گیا جسٹس عامر فاروق کی جانب سے کہ اس میں فالٹ کس کا ہے؟ اگر اوپینین نہیں دی گئی تو اس سے پہلے جب معاہدہ ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہوا تو یہ اوپینین
ये ओपिनियन जो है वो मायदे पर अमल दरामद से पहले क्यों हासिल नहीं की गई। चीफ जस्टिस अत्तर मिल्ला ने यह कहा कि आज पाकिस्तानी की मईशत के लिए इस किस्म के रेफरेंस बनाने से इंतहाई नुकसान होगा, पाकिस्तान की मईशत को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। नैब तो एक अहम इदारा है, इस किस्म के रेफरेंस बनाने से पहले नैब को 100 मरतबा या 10 मरतबा सोचना चाहिए ये किस किस्म का रेफरेंस जो है वो नैब की जानिब से बनाया गया है। आगे चल के एक बड़े अहम रिमार्क्स और भी दिए गए, वो मैं पेज ढूंढ रहा हूँ, मेरे सामने आए। जस्टिस अत्तर मिल्ला ने यह कहा कि बल्कि नैब की जानिब से बताया गया कि ये जो रेफरेंस बनाया गया है रहमत हुसैन जाफरी की जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसको देखने के बाद बनाया गया, जिस पर जस्टिस अत्तर मिल्ला ने कहा कि किसी रिपोर्ट पर आईओ मुतासर कैसे हो सकता है, किसी रिपोर्ट के ऊपर मुतासर होकर इन्फ्लुएंस लेकर किस तरह से नैब जो है वो इस किस्म का रेफरेंस बना सकता है। नैब के आईओ को तो अपनी एक आज़ादाना तहकीकात करनी चाहिए और आज़ादाना तहकीकात के बाद अगर कोई रेफरेंस बनता है तो अब बनाया जा सकता है, लेकिन अगर रेफरेंस ना बनता हो तो इस किस्म का रेफरेंस नहीं बनाया जा सकता। बल्कि चीफ जस्टिस अत्तर मिल्ला की जानिब से ये सवाल भी पूछा गया, जो आईओ थी, खातून थी, उनसे यह सवाल पूछा गया क्या आपको रूल्स ऑफ बिजनेस का पता है, जो वफाकी हुकूमत के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं। हर केस में आप साबिक वज़रा को मुल्ज़म बना देते हैं। किसी भी वजारत का जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है वो तो सेक्रेटरी होता है, तो आप वज़रा को किस तरह से जो है वो एक्यूज बना लेते हैं। दूसरा ये कहा गया कि जब आप एक रेफरेंस दायर कर देते हैं तो नायब का ये रेफरेंस दरअसल उन मुल्ज़मान के खिलाफ एक चलान होता है, तो चलान फाइल करने के बाद किस तरह से जो एक्स्ट्रा किस्म की दस्तावेज़ात हैं नैब की जानिब से इस किस्म के रेफरेंस में दायर किए जा सकते हैं। बल्कि एक सवाल तो मसूद चिश्ती जो कि साबिक सेक्रेटरी रह चुके हैं वजारत कानून, जिन्होंने आज अपनी बरियत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, उनकी दरख्वास्त पर समाअत हो रही थी। चीफ जस्टिस अत्तर मिल्ला ने यह कहा कि मसूद चिश्ती को क्या शौक पड़ा था कि वो सेक्रेटरी लॉ बन गए, जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बस जी हमने भी समझाया था लेकिन उन्होंने सेक्रेटरी बनना जो है वो कबूल कर लिया, उनका ताल्लुक था बाबर वान के साथ। तो आगे चल के जस्टिस अत्तर मिल्ला ने यह कहा, चीफ जस्टिस अत्तर मिल्ला ने, कि अमूमी जो इल्ज़ामात इस किस्म के फौजदारी मुकदमात में लगाए जाते हैं, इस किस्म के करप्शन के रेफरेंस में मुकदमात में तो चार्ज फ्रेम भी नहीं होता। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमारे सामने इतने वकला मौजूद हैं, नैब के वकील से मुखातिब थे, लीगल ओपिनियन इनकी जानिब से दी जाती हैं अपने क्लाइंट्स को, और वो लीगल ओपिनियन गलत भी हो जाती हैं। क्या गलत लीगल ओपिनियन देने पर अगर ऐसी कोई गलती हो जाती है तो क्या उसके खिलाफ रेफरेंस बन सकता है। जस्टिस अत्तर मिल्ला ने आगे चल के ये कहा कि इसी वजह से गवर्नेंस रुकी हुई है कि चूंकि इस किस्म के रेफरेंस जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ बनाए जा रहे हैं, इसके नताइज जो है वो इंतहाई संगीन होंगे, हुकूमत की गवर्नेंस पर, पाकिस्तान की मईशत पर इंतहाई बुरे असरात पड़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया और ये आखिरी 10 मिनट की कार्रवाई है, नैब इज प्लेइंग हैवक विद द गवर्नेंस, और ये कहा कि ये नैब का काम नहीं है। ऐसे तो करप्शन जो कार्रवाइयाँ नैब की जानिब से की जा रही हैं, इस किस्म की कार्रवाइयाँ तो जो सूबाई एंटी करप्शन के महकमे हैं उनकी जानिब से भी नहीं किए जाते। नैब के जो तफ्तीशी थे, जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि लीगल ओपिनियन तो शायद वजारत कानून की जानिब से वजारत कानून को नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन जो मीटिंग बुलाई जा रही थी इस मायदे के हवाले से, इस सारे मामले के हवाले से, वहाँ पर भी वजारत कानून ने शिरकत नहीं की, जिस पर अदालत ने पूछा कि अगर जब ओपिनियन 17 अप्रैल 2009 को वजारत कानून की जानिब से दे दी गई थी कि हम एक्स पोस्ट फैक्टो लीगल ओपिनियन नहीं देंगे, तो फिर इस किस्म की किसी भी मीटिंग में शिरकत करना वजारत कानून या साबिक वज़ीर कानून की जानिब से किस तरह से ज़रूरी था। लेकिन नैब की जो आईओ थी वो बार बार यही कहती रही कि ठीक है, ओपिनियन देना उनका काम नहीं था क्योंकि वक्त गुजर चुका था, लेकिन एक्सप्रेशन कम अज़ कम देने चाहिए थे, जिस पर बड़े हैरान हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फारूक भी, चीफ जस्टिस अत्तर मिल्ला भी, कि किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। और आखिर में जज साहबान के नतीजे ये कहा गया कि जो तफ्तीशी अफसर हैं इस रेफरेंस की, वो हमें यंग लगती हैं, नौजवान लगती हैं, लेकिन शायद नैब को अपने तफ्तीशी अफसरान को समझाना होगा कि उनके किसी भी इस किस्म के इकदाम से पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। फ़ौरन कंपनियां पाकिस्तान में दिलचस्पी किस तरह से लेंगी अगर इस किस्म के रेफरेंस बनाए जाएंगे, जिसके बाद अदालत ने आज इस केस का मसूद चिश्ती की दरख्वास्त पर, बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। और मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि शायद फैसला नैब के खिलाफ आएगा, और नैब के खिलाफ फैसला आने का मकसद ये है कि अगर मसूद चिश्ती को बरी कर दिया जाता है तो बाबर वान की बरियत के खिलाफ जो अपील नैब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, तो वो भी किसी तरह से सस्टेन नहीं कर पाएगी, वो दरख्वास्त भी जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो 15 अक्टूबर तक जो बाबर वान की बरियत के खिलाफ नैब की अपीलें हैं उन पर आज समाअत मुलतवी कर दी गई है।